नमस्कार। श्री गुरुभ्यो नमः। यस्तन्मयाद हृदय संवदन क्रमेण राचित्र शक्तिगण भूमि विभाग भागी हर्षोल्लसत पर विकार जुषः करोति वंदे तमाम तमहमेन्दु कलावतंसम्। आज जिस विषय पर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ वो विषय है प्राचीन नाट्य आधुनिक रंगमंच पर। तो भारत में जो हमारा प्राचीन नाट्य लिखा गया, जो हमारे बहुत बड़े बड़े नाट्यकार जैसे कालिदास, भास, शूद्रक इत्यादि हुए, उन्होंने जो नाटकों की यानी 10 रूपकों की जो परंपरा प्रस्थापित की और जिनका साहित्य हमें मिलता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि प्राचीन काल में भारत में नाटक कैसे खेला जाता था, उसके कुछ विशिष्ट अंग प्रत्यंग क्या थे, यानी रंगमंच पर क्या क्या घटित होता था। तो हम इसकी बात करेंगे एक सीमित परिप्रेक्ष्य में, और ये बात करेंगे कि भारत में आज यानी समझिए लगभग 50 वर्ष से या 60-70 वर्ष से इन प्राचीन नाटकों का मंचन जो हो रहा है वह किस प्रकार का है, उसके पीछे क्या सोच है, और वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने ये मंचन किए हैं, यानी आज की भाषा में वो कौन से स्टेज डायरेक्टर्स हैं, निर्देशक हैं जिनकी ये उपलब्धियां रही हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये हम कहते हैं कि प्रायः प्राचीन नाटक को हम संस्कृत नाटक कह देते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि ये कहा जाता है कि भारतवर्ष के प्राचीन काल में जो नाट्य विधा थी और जो पूरी नाट्य राशि है हमारी, उसका नाम है संस्कृत नाटक। तो साहब, हम मानते हैं कि एक संस्कृत नाटक होता था, फिर बाद में मध्यकाल में कुछ और प्रकार का नाटक हुआ जिनको आज हम लोक नाटक, कुडियाट्टम इत्यादि, भवाई इत्यादि ये इस प्रकार नाम से जानते हैं। और फिर आधुनिक नाटक है, और आधुनिक नाटक जो होता है वो विभिन्न भारतीय भाषाओं में होता है, और जैसे बंगला नाटक है, हिंदी नाटक है, तमिल नाटक है इत्यादि इत्यादि। तो ये एक समान धारणा है। अब इसमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसके बारे में बहुत बड़े बड़े विद्वान भी बात नहीं करते। वो गलतफहमी क्या है कि प्राचीन नाटक जो था वो संस्कृत नाटक नहीं था। अगर ये कहा जाए कि संस्कृत नाटक नाम की चीज कभी कोई थी ही नहीं भारत में, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये चौंकाने वाली बात है। इसलिए कि हमें इसकी सही सूचना और प्राचीन नाट्य का सही स्वरूप ज्ञात नहीं है, उसके बारे में बहुत कुछ भ्रांतियां पैदा की गई हैं। इसलिए ये बात हमें झटका देती है, शॉकिंग लगती है कि प्राचीन काल में संस्कृत नाटक नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन तथ्य यही है। अगर नाट्यशास्त्र का 17वां अध्याय आप देखें, जिसमें भाषा विधान है, मतलब ये कि कौन सा पात्र कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा। अब आप कहेंगे ये क्या भाई, कौन सा पात्र कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा। आज हम इंग्लिश नाटक देखने जाते हैं तो सारे पात्र इंग्लिश में बोलते हैं, ग्रीक नाटक देखने जाते हैं तो सब ग्रीक में बोलते हैं, मराठी नाटक देखने जाते हैं तो सब जितने पात्र हैं मराठी में बोल रहे हैं।
तो ये कैसा प्रश्न हुआ कि कौन सा पात्र कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा। तो आज जो नाटक हमारे सामने है विश्व के, और जो खेला जा रहा है दुनिया भर में, उसमें एक ही भाषा एक प्रकार के नाटक में होती है। आज सारा नाट्य जगत भाषा आधारित है। प्राचीन भारतीय नाट्य ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह बहुभाषीय नाटक था, और नाटकों के इतिहास में, थिएटर के रंगमंच के इतिहास में भारत को ही एक गौरव प्राप्त है कि उसने 19वीं शताब्दी तक एक भाषीय नहीं बल्कि बहुभाषीय नाट्य को जन्म दिया और उसको परिपुष्ट किया, और वह भारत की विविधता और बहुभाषीयता का द्योतक रहा, उसका दर्पण रहा, क्योंकि वो उसी सिद्धांत पर था। क्या सिद्धांत? कि जो लोक में होता है वह नाटक में होता है। तो भारत बहुभाषीय रहा है, हमेशा से बहुभाषीय रहा है, भारत का समाज रहा है। तो इसी कारण से भारत का रंगमंच भी बहुभाषीय था 19वीं शताब्दी तक, जब यूरोपियन प्रभाव में वो परिवर्तित होकर एक भाषीय बन गया। तो पहली बात तो ये है कि संस्कृत नाटक न कहें, हम प्राचीन नाटक कहें। अब बात ये आती है कि प्राचीन नाटक को, प्राचीन रंगमंच के नाटकों को या उनके नाट्य के जो स्क्रिप्ट लिखे गए, यानी जो उनका पाठ्य लिखा गया, जैसे कालिदास इत्यादि नाट्यकारों के द्वारा, तो उनका मंचन आधुनिक भारत में कैसे और कहाँ कहाँ हुआ है, अब ये सोचने की बात है, और किस किस ने किया है। तो पहली बात तो मैं ये कहूँ कि भारतवर्ष में सांस्कृतिक रूप में अपने रंगमंच को, अपने थिएटर को, यानी इंडियन थिएटर को भारतीय संस्कृति का विशिष्ट द्योतक नहीं बनाया है। यद्यपि भारतीय नृत्य, इंडियन डांस, क्लासिकल इंडियन डांस जैसे भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, कुडियाट्टम इत्यादि, ये सब तो भारत की पहचान है, और लोग कहते हैं कि हम इनको देखकर भारत को पहचान जाते हैं। इस तरह से भारतीय नाटक को देखकर भारत को कोई बाहर का व्यक्ति नहीं पहचानता, बल्कि भारत के भीतर का व्यक्ति भी उसको नहीं पहचानता। जैसे इंडियन फिल्मों का, भारतीय फिल्मों का एक स्थान है, और सारा विश्व भारतीय फिल्मों के विषय में जानता है, और भारत को भारतीय फिल्मों से भी जानने का प्रयास करता है। इस तरह से हमारे रंगमंच की परंपरा का कोई स्थान बाहर के विश्व या हमारे अपने दर्शकों की आंखों में नहीं है। तो पहली बात तो ये हुई कि हमारा रंगमंच बहुत पिछड़ गया। अब किन कारणों से और कैसे और इसका क्या इतिहास है, वह फिर कभी विचार का विषय बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि विदेश से कोई आए और कहे कि मैं श्रेष्ठ भारतीय नाट्य देखना चाहता हूँ। कहाँ देखने को मिलेगा? कौन से स्थान हैं भारत में जहाँ अगर दिन प्रतिदिन नहीं तो हर हफ्ते कोई श्रेष्ठ प्राचीन नाटक की प्रस्तुति हो रही हो, जिसको देखकर मैं ये कहूँ कि हाँ ये है।
जैसे लोग इंग्लैंड जाते हैं तो वो शेक्सपियर का नाटक देख सकते हैं स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन जाके। जैसे लोग अगर ग्रीस जाते हैं तो वो एथेंस के अंदर पार्थेनॉन के पास जो यूरोदियम थिएटर है उसमें जाकर कोई पुरानी ग्रीक ट्रेजिडी या कॉमेडी सोफोक्लीस की या किसी और बड़े उनके प्राचीन नाट्यकार की देख सकते हैं। तो वो उस देश की संस्कृति की पहचान है। हमने अभी वो स्थान अपने प्राचीन नाट्यकारों को नहीं दिया है। फिर भी बहुत प्रयास हमारे होते रहे हैं और लगभग ये समझिए कि ये कहें 1950 से प्राचीन नाटकों का, जो कि संस्कृत नाटक कहे जाते थे और कहे जाते हैं अब तक, उनका मंचन प्रारंभ हुआ। मंचन तो और पहले से भी हो चुका था, लेकिन 50 के दशक से कुछ अधिक इसका मंचन शुरू हुआ और ये कहा जा सकता है कि लोगों ने इसकी शुरुआत की और इसमें कुछ नाम हैं लोगों के जिन्होंने प्राचीन नाटकों को खेला। पहली बात तो ये कि जो खेलने वाले थे उनके दिमाग में प्राचीन काल में नाटक कैसे खेला जाता था इसका एक बहुत कम अंदाज़ा था। तो अगर आप इस सन 50, 60, 70 के दशकों तक के प्राचीन नाटकों के आप अगर प्रयोगों को, प्रोडक्शंस को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो लगभग उनको वैसे ही खेल देते थे जैसे कि एक समझिए यूरोपियन प्ले खेला जाता है। यानी उसका आधार केवल उसमें जो भाषा है, जो रिटन स्क्रिप्ट है वो होता था। इसलिए नाटक घंटे, 1.5 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाता था, जैसे शेक्सपियर का एक नाटक ख़त्म हो जाता है। यानी आप उसका पाठ्य संवाद के रूप में प्रस्तुत कर देते थे और रियलिस्टिक स्टाइल में होता था। लेकिन फिर 70 और 80 से इसका प्रयोग ये हुआ कि इसके अंदर संगीत, आंगिक अभिनय इत्यादि आने लगा और तब हम कह सकते हैं कि किसी न किसी प्रकार से हम प्राचीन नाट्य जो था और कैसे वो खेला जाता था, उसके कौन से अंग प्रत्यंग थे, आंगिक वाचिक अलग अलग जो अभिनय थे, वो उसमें लाने का प्रयास होने लगा। तो उसमें जो कुछ लोग हुए उनके नाम हैं, प्रसिद्ध नाम हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD से कई लोग हुए जिन्होंने ये प्रोडक्शंस किए और उसके बाहर भी लोग थे। मेरी निगाह में KS राजेंद्रन एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारे प्राचीन नाट्य खेले हैं, मालविकाग्निमित्र और उत्तर रामचरितम और अन्य कई उनके प्रोडक्शंस रहे हैं भारत के अलग अलग कोनों में और वो बहुत ही सफल प्रोडक्शंस कहे जाएंगे। और सफल वो इस प्रकार से मैं उनको कहूँगा क्योंकि उनके अंदर ये प्रयास है कि आंगिक अभिनय को संपूर्ण रूप से लिया जाए। तो इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रीता गांगुली हैं जो कि वहाँ पढ़ाती हैं। उन्होंने प्राचीन नाट्यों के अभिमंचन किए हैं जो कि बड़े सफल हैं। पिछले वर्ष ही एक बहुत ही सफल मंचन कर चुकी हैं वो, जो कि उसको आधार बनाकर किया गया था प्राचीन नाटकों को। तो इस प्रकार से ये कुछ नाम हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश में कुछ बड़े प्रसिद्ध लोग हुए हैं जैसे कावलम पाणिकर। तो कावलम पाणिकर जी हुए हैं और रतन थियम हुए हैं या और भी कई लोग हैं जिन्होंने भारत की
जो इस समय आंचलिक शैलियां हैं या भारत के कोनों में जो प्राचीन शैलियां नृत्य की चली आ रही हैं, वो मणिपुरी हों या सोपान नृत्य हों या देश का कोई और भाग का नृत्य हो, उसको आंगिक अभिनय में लेकर ये काफ़ी कुछ प्रयास किया है। तो ये एक कारण है और ये एक ऐसी क्रिया है जो कि अब चल रही है और मैं समझता हूँ कि इसका एक उदय होगा और इसका एक विकास होगा। तो ये विकास किस दिशा में जाएगा, या मैं ये कहूँ कि किस दिशा में जाना चाहिए, हमें वास्तव में क्या सोचना चाहिए, यहाँ कुछ ये बताना आवश्यक है कि प्राचीन काल में भारत के अंदर कई भाषाएं जो होती थीं, उनमें संस्कृत केवल एक भाषा थी और समाज में संस्कृत कुछ ही लोग प्रायः लोक में सामान्य व्यवहार में बोला करते थे। तो जो वो बोलते थे वही रंगमंच पर दिखाया जाता था। तो 17वां अध्याय नाट्यशास्त्र का ऐसे स्पष्ट करता है। वो बताता है कि राजा संस्कृत बोलेगा, रानी नहीं बोलेगी, राजमहिषी नहीं बोलेगी। कभी कभी बोल सकती है क्योंकि वो उस समय में स्त्रियां संस्कृत समझती थीं, शिक्षित होती थीं, लेकिन फिर भी वो प्राकृत बोलती थीं। मंत्री बोलेगा, कोई विद्वान होगा तो वो बोलेगा, ऋषि मुनि बोलेंगे, देवता बोलेंगे, ये सब तो संस्कृत बोलेंगे। लेकिन अन्य लोग जो सामान्य वर्ग के हैं, जो शिक्षा में इतने समृद्ध नहीं थे समाज में उस समय, वो प्राकृत भाषाओं का प्रयोग करेंगे। और उस समय भी भारत में बहुत सारी प्राकृत थी जिनका प्रयोग होता था। तो शौरसेनी का प्रयोग होता था, मागधी का प्रयोग होता था, अर्धमागधी का, उदीचिया का, और जो मध्य प्रदेश इत्यादि की भाषा थी अवंतिका, इसका प्रयोग होता था। दक्षिण में द्रमिड़, जिसको अब हम तमिल कहते हैं, लेकिन नाट्यशास्त्र में जिसे द्रमिड़ कहा गया है, द्रमिड़ भाषा का प्रयोग होता था। और बहुत सारा एक पूरा विधान है कि कौन क्या भाषा में बोलेगा और किस तरह से बोलेगा। तो ये एक विचारणीय विषय है। अब आज हम जब इसका मंचन करें तो प्राचीन सिद्धांत को लेकर, नाट्यशास्त्र के इस सिद्धांत को लेकर कि नाटक जो है वो जीवन का एक अनुकरण होता है, लोक का अनुकरण होता है, लोक की अनुकृति होती है लौकिक जीवन की। इस सिद्धांत को अगर हम लें तो आज हम क्या करेंगे? जब हम किसी प्राचीन नाट्य को खेलेंगे तो क्या हम संस्कृत और जो प्राचीन प्राकृत भाषाएं थीं, जिनके मैंने नाम आपको बताए, शौरसेनी इत्यादि, क्या हम उनका प्रयोग करेंगे और दिखाएंगे कि ये बहुभाषीय थी? तो यहाँ मेरा ये सुझाव है कि हमको प्रयास ये करना चाहिए कि भारतीय नाटक, प्राचीन नाट्य विधा की बहुभाषीय छवि को दिखाने के लिए, बड़े स्पष्ट रूप से उसको दिखाने के लिए हमें संस्कृत एवं कुछ आधुनिक भारतीय प्राकृतों का, यानी आधुनिक भारतीय भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो ये एक बात है जो कि मैं रखना चाहूँगा उन लोगों के सामने, जैसे हमारे राजेंद्रन जी हैं या रीता गांगुली हैं या दक्षिण में कई लोग हैं जो कि इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। मैं उन लोगों के सामने ये रखना चाहूँगा कि अब
जो किसी प्राचीन नाटक का, जैसे मालविकाग्निमित्र है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, स्वप्नवासव दत्तम है, मुद्रा राक्षस है, ऐसे किसी जब नाटक का प्रयोग करें, वो उसका प्रोडक्शन करें, तो उसमें संस्कृत और आधुनिक भारत की 2-3 भाषाओं को लें। अगर आप मान लीजिए चेन्नई में कर रहे हैं तो उसमें संस्कृत हो, उसमें तमिल हो, और 1-2 पात्र तेलुगु या मलयालम बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये सिद्धांत पूरा छवि दिखा देता है कि नाटक लोक का अनुकरण है, और जो पाठ प्राचीन प्राकृत में है, अब हम जिसका एक संस्कृत अनुवाद करके फिर सारे नाटक को हम संस्कृत में खेलते हैं और कहते हैं कि हम संस्कृत नाटक खेल रहे हैं, और ये संस्कृत एकेडमी उसको करवाती है और संस्कृत के विद्वान उसको देखते हैं, तो ये भ्रम जिसमें हम रह रहे हैं वो दूर होगा। आज तो हमने उसको प्राचीनता का एक द्योतक बनाकर उसको वो बना दिया है जो वो वास्तव में प्राचीन काल में नहीं था। जब हम सारा का सारा सारी प्राकृत पाठों का, यानी मछुआरा जो बोलता है अभिज्ञान शाकुंतलम में, उससे भी जब हम मछुआरे से भी संस्कृत बुलवा देते हैं और सारे पात्र शकुंतला इत्यादि सब संस्कृत में बोलते हैं, और हम कहते हैं कि देखिए ये प्राचीन नाट्य था, तो हम एक झूठी छवि दे रहे हैं, हम इतिहास को ये अपने झुठला रहे हैं। और जो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जो ऐसी उपलब्धि थी कि जिसका हमें गर्व होना चाहिए, उस उपलब्धि को हम भूल गए, पूरी तरह से भूल गए। और अब जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन उस इतिहास को ही साफ कर रहा है, वाइप आउट कर रहा है। तो ये न करके आप उस सिद्धांत को दोबारा लीजिए और उस सिद्धांत के अनुसार आधुनिक भाषाओं का प्रयोग कीजिए। उससे सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि आज तथाकथित संस्कृत नाटक या प्राचीन नाट्य जो कुछ एक लोगों के ही समक्ष खेला जाता है और जिसका दर्शक वर्ग बहुत छोटा सा है, कुछ ही लोग हैं जो कि देखने जाएंगे। भाई जाहिर है वही लोग देखने जाएंगे जो संस्कृत अच्छी तरह समझते हैं, अथवा जो संस्कृत के इतने अनुरागी हैं कि उसकी ध्वनि को सुनकर ही उनको आनंद आ जाता है। तो केवल वही लोग जो देखने जाते हैं, उसकी बजाय फिर कौन जाएगा? फिर सामान्य व्यक्ति जो आज भारतीय भाषाओं को समझता है वो जाएगा। और अगर आप क्षेत्र को देखकर करेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि दक्षिण में करें तो वहाँ की दक्षिण की भाषाओं को, आधुनिक भाषाओं को प्राकृत मानकर उनका प्रयोग करें। अगर आप उत्तर में करते हैं तो वहाँ हिंदी, बंगला, गुजराती इत्यादि का करें। मध्य में करते हैं तो अपने ऑडियंस को, अपने दर्शकों को देखते हुए कौन देखने आएगा, क्या होगा, इन सब चीज़ों पर विचार करके भारत के बहुभाषीय नाट्य परंपरा को हम स्पष्ट कर दें। तो देखिए, ये प्रयास करने से प्राचीन नाट्य सर्वगम्य होगा। अभी जो प्राचीन नाट्य के बारे में सोच विचार है वो ये है कि ये वंदना की वस्तु है, हमें इसके बारे में गौरवान्वित होना है। हमें ये कहना है कि देखिए ये एक बहुत बड़ी धरोहर थी, दिस इज आवर क्लासिकल थिएटर, दिस इज द ग्रेट क्लासिकल थिएटर विच मैचेस द ग्रीक थिएटर। अब देखिए ये हुई घटना क्यों हुई? ये संस्कृत थिएटर नाम ही किसने दिया? ये संस्कृत थिएटर नाम या संज्ञा ये भारत की नहीं है, ये किसी भारतीय ने इस
परिभाषा का प्रयोग ही नहीं किया, इस नाम का प्रयोग ही नहीं किया है। इसका प्रयोग तो यूरोपियंस के द्वारा हुआ है, क्योंकि जब यूरोपियंस भारत में आए और उन्होंने कहा कि भाई आपका प्राचीन नाट्य क्या है और आपका क्लासिकल थिएटर क्या है, आपके अभिजात वर्ग का थिएटर क्या था। जैसे पश्चिम में ग्रीक थिएटर था, जो कि ग्रीक लोग खेला करते थे ग्रीस में, वो क्लासिकल थिएटर है और वो पश्चिम का क्लासिकल थिएटर है। तो ऐसा क्या भारत में कुछ है? तो लोगों ने कहा हाँ हाँ देखिए साहब, हमारे पास ये माघ काली, ये क्या कहते हैं, भवभूति और कालिदास इत्यादि नाट्यकार हैं, तो आप ज़रा इनको देखिए। और उन्होंने कहा वाह बहुत अच्छा, दिस इज संस्कृत थिएटर। तो उन्होंने ये नाम संस्कृत थिएटर दिया और हम उसका अनुकरण करने लगे। तो आज समय है कि हम इस सब से बाहर निकलकर अपनी ज़रूरत को देखें। हमारी ज़रूरत क्या है कि जो प्राचीन काल में हमारी नाट्य कथाएं थीं, जो हमारे रंगमंच पर खेला जाता था, आज उसको खेला जाए। आज उसका क्या लाभ है, आज हम उससे कैसे जुड़ सकते हैं, हमारे लिए उसका क्या महत्व है। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व तो जब होगा जब अधिक से अधिक लोग इसको देखने जाएंगे, और जब अधिक से अधिक लोग जाएंगे तो अधिक से अधिक कलाकार उसका मंचन करेंगे। जब मंचन अधिक लोग करेंगे तो उसमें विविधता पैदा होगी। और फिर कैसे कैसे मंचन करना है, प्राचीन नाट्य में क्या क्या हुआ करता था, उसके कितने अंग प्रत्यंग थे, उसके अंदर संगीत कैसा था, नृत्य कैसा था, गान कैसा था, किस किस प्रकार का नृत्य था। बहुत सारी ऐसी विधाएं थी जिनके बारे में अब हम बिल्कुल भूल चुके हैं, जैसे ध्रुवा गान था। तो उसके बारे में रिसर्च होकर जब उनका आधुनिक प्रयोग होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हमने ये मान लिया है कि 10 रूपकों में, प्राचीन 10 रूपकों में, यानी जो प्राचीन 10 प्रकार की विधाएं थी हमारे यहाँ, उनमें जो नाटक नाम की विधा थी वही केवल तथाकथित प्राचीन नाटक है, या जिसको हम कहते हैं संस्कृत नाटक है। तो देखिए 10 प्रकार की विधाएं थी। पश्चिम के अंदर ग्रीक नाटक के प्रभाव में केवल 3 विधाएं रही हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडी और सैटिरिकॉन। ट्रेजेडी, कॉमेडी और सैटायर। और यही यूरोपियन भाषाओं के अंदर, इन्हीं के अंदर नाटक लिखे गए हैं। तो ये प्रमुख रूप से 3 ही हैं, और 3 से ही कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ब्लैक कॉमेडी, सैटायर, लाइट सैटायर, ब्लैक सैटायर वगैरह वगैरह। इस तरह से हम उसी के प्रकार बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो 10 प्रकार थे। हमारे यहाँ नाटक था, प्रकरण था, ईहामृग था, समवकार था, डिम था, व्यायोग था, उत्सृष्टिकांक था, वीथी थी, प्रहसन था। तो इस तरह से 10 नाटक थे, जो कि 10 विधाएं थीं, जो कि समाज के अलग अलग हिस्सों को, यानी डिम था जो मैं भूल गया आपको बताना, और इस प्रकार से जो 10 प्रकार थे वो समाज के अलग अलग अंग में क्या, अलग अलग वर्ग में क्या क्या हो रहा था उसके बारे में एक पूरा विवरण देते थे। तो उन सब को हम पढ़ते नहीं हैं, उस सब को हम जानते नहीं हैं, उस सब को हम खेलते नहीं हैं। तो आधुनिक काल में अगर वो खेले जाएंगे और उनको
खेलने के लिए, लोकप्रिय बनाने के लिए अगर आधुनिक भारतीय भाषाओं का प्रयोग, हमारी इस समस्या का हल हो जाएगा। तो हमारी समस्या का हल ही जब होगा जब हम ये मान लेंगे, पूरी तरह से मान लेंगे कि प्राचीन प्राकृतों की जगह आधुनिक प्राकृतों का नाट्य में प्रयोग हो। तो आज मैं इतना ही इस विषय पर बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।